तो ईशा देखिए, हरियाणा में आज नामांकन का आखिरी दिन है। किस तरह की सियासी हलचल अब तेज होती हुई? देखिए, नामांकन का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में अभी भी हालांकि बीजेपी की तरफ से अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी भी माथापच्ची बनी हुई है। 4 सीटें हैं जिसपे अभी ऐलान बाकी हैं। और बीते कल हमने देखा था, देर रात कांग्रेस की तरफ से सूची जारी की गई जिसमें 40 नामों की घोषणा की गई। उसके बाद 5 अन्य नामों की घोषणा उसके करीब 1.5 घंटे के बाद की गई। हालांकि अभी क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी तरीके की बगावत हो, इसी वजह से देरी यहाँ पर हो रही है कांग्रेस की सूची जारी होने में। और अब देखिए, जिनकी जो सूची में जिनके नाम भी शामिल किए गए हैं, अगर पंचकुला सीट की बात करें जो कि चंडीगढ़ से सटा हुआ है, बीजेपी ने ज्ञानचंद गुप्ता को वहाँ से टिकट दी है जो कि हरियाणा विधानसभा स्पीकर भी हैं। और वहीं से चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट दिया गया है। और चंद्रमोहन बिश्नोई की बात करें, ये बीजेपी नेता हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके भाई हैं और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी वो एक समय में रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें टिकट दिया गया है। हालांकि 2014 और 2019 दोनों विधानसभा चुनाव वो हारे थे। बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के से राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। कैथल से पिछली बार चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार उनके बेटे को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया है। आदित्य सुरजेवाला को टिकट दी गई है। आदित्य सुरजेवाला को लेकर बीते कल ही कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से चुनाव प्रचार भी किया गया था। एक अन्य नाम की बात करें, अगर कलायस सीट की बात करें, वहां से हिसार से जो कांग्रेस के सांसद हैं जयप्रकाश, उनके बेटे को टिकट दी गई है। विकास को चुनाव मैदान में कलायस से उतारा गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के दिग्गज नेता चाहते थे कि वो खुद चुनाव लड़े, अब उनके परिवार को यहाँ पर टिकट कांग्रेस की तरफ से दे दी गई है। बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी की गई है, उसमें तकरीबन करीब सभी जो नाम हैं वो हुड्डा समर्थक हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज़्यादा समर्थक यहाँ पर जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा मुख्यमंत्री बनने का। तो यहाँ पर और इस वक्त देखिए, क्योंकि सियासी हलचल भी तेज है, मैं इस वक्त खड़ी हूँ हरियाणा राजभवन के बाहर ही, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। विधानसभा भंग करने को लेकर कैबिनेट की तरफ से बीते कल जो फैसला लिया गया है, उसको लेकर सिफारिश राज्यपाल से की जाएगी। हालांकि ये सिफारिश बीते कल ही कैबिनेट की तरफ से की जानी थी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलना था, लेकिन राज्यपाल चंडीगढ़ में मौजूद नहीं थे। ऐसे में थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच सकते हैं और सिफारिश की जाएगी और 13 तारीख से पहले इसे भंग किया जाएगा। संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो 6 महीने के भीतर विधानसभा बुलाना ज़रूरी होता है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र जो बुलाना ज़रूरी था 6 महीने के भीतर, वो सत्र नहीं बुलाया गया। और यहाँ पर देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान भी तय समय से पहले किया गया है। करीब करीब 1 महीने पहले ही यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मॉनसून सत्र एक तरफ नायब सिंह सैनी ने नहीं बुलाया, तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर सिफारिश की जा रही है, क्योंकि आज 12 तारीख है। आज तक का समय था नायब सिंह सैनी सरकार के पास कि विधानसभा सत्र वो बुला सकती थी। आचार संहिता लागू हो चुकी है, इस वजह से अब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, सिफारिश करेंगे विधानसभा भंग करने को लेकर। और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर वो तब तक अपने मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे जब तक अन्य जो दूसरी सरकार है यहाँ पर, जिसकी सरकार है वो बन नहीं पाती है। 8 तारीख को नतीजे आने हैं, 5 को मतदान होना है, नामांकन का आखिरी दिन है और कांग्रेस की सूची जो आखिरी है वो कब तक जारी होगी उसका इंतजार है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। महेंद्रगढ़ सीट की अगर बात करें तो वहाँ से जो पूर्व मंत्री रहे हैं रामविलास शर्मा, खट्टर सरकार में 2014 में शिक्षा मंत्री थे वो, उससे पहले वो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उससे पहले ही वो निर्दलीय के तौर पर उन्होंने महेंद्रगढ़ से अपना नामांकन भर दिया है। और उन्होंने जिस तरीके से वो अपना नामांकन भर रहे हैं और उनकी टिकट काटी गई है, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए अगर कहीं मुसीबत का सबब है तो
उनके अपने ही नेता कहीं ना कहीं सामने खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने जिन्हें देखिए टिकट ईशा, नहीं आप दी की गई बात को आगे उन्होंने बढ़ाते हुए एक निर्दलीय बात के तौर कहना पर चाहेंगे। नामांकन भरा बिल्कुल, है। तो जैसा यहाँ कि आपने बोला कि बीजेपी ने कई ऐसे चेहरों का टिकट काट दिया है जिन पर दांव खेला जा सकता था, लेकिन देखिए इस बार जो छोटे दल भी हैं वो बड़े धमाल को करने की जुगत में हैं। अगर इनेलो की बात की जाए, जेजेपी की बात की जाए, तो ये किंग मेकर बनने की फिराक में है। क्या लगता है कि ये जो छोटे दल हैं वो बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल, देखिए अगर हम जेजेपी की बात करें, जेजेपी को जाट समुदाय का वोट पड़ता था और अब हालांकि जो जाट समुदाय है वो खासा नाराज यहाँ पर जेजेपी से चल रहे हैं। वो वोट यहाँ पर कट कर या तो इनेलो के खाते में जा सकती है या फिर कांग्रेस के खाते में। दूसरी तरफ अगर हम गठबंधन की यहाँ बात करें, जेजेपी का गठबंधन आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। चंद्रशेखर आज़ाद की ये पार्टी है, यूपी से सांसद है चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ पर देखिए जेजेपी की नज़रें जाट समुदाय के जो जाट वोट बैंक है उस पर तो टिकी है, साथ ही जो दलित वोट बैंक है उस पर भी उनकी नज़रें गड़ी हैं। यही वजह है कि आज़ाद समाज पार्टी के साथ यहाँ पर गठबंधन किया है, तो कितना असर वो पड़ता है वो देखना होगा। और साथ ही अगर हम दूसरी तरफ इनेलो की बात करें, इनेलो और बसपा का गठबंधन है। इनेलो का वोट बैंक भी जाट है और साथ ही दलित के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। तो ऐसे में ये भी देखना है कि अगर इनेलो देखिए जाट और जेजेपी जाट वोट बैंक पर सेंध मारती है तो इसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी ने भले ही करीब 15 जो जाट उम्मीदवार है उतारे हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि जाट उम्मीदवार उतारने के साथ साथ अगर इनेलो जाट के जो वोट है वो खींच पाती है तो कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर बीजेपी को जरूर होगा। जी बिल्कुल ईशा, तो देखिए सीधा टक्कर और सीधे मुकाबले की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है, लेकिन अगर बीजेपी की स्थिति की बात की जाए तो बहुत ज्यादा मजबूती से इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है। और कहीं ना कहीं हमने ये भी सोचा था कि कांग्रेस एक मजबूती के साथ जो टक्कर दे सकती है, लेकिन चुनाव की तारीखों के नजदीक आते आते कांग्रेस में भी बिखराव की स्थिति। तो कितना ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है मुकाबला, किसका पलड़ा भारी देख रही है, जनता का मूड क्या कुछ कहता हुआ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए अगर मुख्य मुकाबले की बात करें तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। अगर जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी और इनेलो बसपा गठबंधन की बात करें, ये वोट काटने का काम जरूर करेगी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जिस तरीके से की है वो भी वोट काटने का काम यहाँ पर करेंगे। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस में जो अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिली थी, लेकिन अब जो सूची जारी हुई है उससे कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिक्का यहाँ पर चला है। उनके समर्थकों को भारी संख्या में यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ज़्यादा खतरा नहीं है। हालांकि 4 सीटें अभी बची हैं जिनकी घोषणा उम्मीदवारों की करनी ज़रूरी है। यहाँ पर बीजेपी के लिए देखिए बहुत बड़ी मुसीबत, यहाँ पर एक तो सत्ता विरोधी लहर यहाँ पर चल रही है, दूसरी तरफ उनके अपने ही नेता बगावती मूड में हैं। वो इसलिए भी कई विधायकों के यहाँ पर टिकट काटे गए हैं, कई कैबिनेट मंत्री हैं जिनके टिकट काटे गए हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी कर दिया है। तो बीजेपी एक तरफ कांग्रेस से भी जूझती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अपनों से भी जूझती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बहुमत का आंकड़ा जो 46 है, क्या बीजेपी वो पार कर पाती है या नहीं, आने वाले समय में जरूर कह सकते हैं, लेकिन पलड़ा अगर देखा जाए तो कांग्रेस का फिलहाल भारी नजर आ रहा है। जी ठीक है ईशा, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज होती हुई देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को कौन सी पार्टी फतेह कर पाती है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।